नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागो इंडिया जागो में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। मेरा जो गला है एकदम बैठा हुआ है, बात करने नहीं रहा हूँ, बड़ी मजबूरी में वीडियो बना रहा हूँ। आज मैंने वीडियो डाला ही नहीं, मतलब कल वीडियो डाला ही नहीं था, क्योंकि बात करने की हिम्मत नहीं थी। ऐसा गला जाम हो गया था। इसलिए बहुत लोगों के फ़ोन्स आए, इसलिए मैंने उठाया नहीं, क्योंकि मैं फ़ोन उठा के मैं हेलो तक नहीं बोल पा रहा था। वो मेरी कंडीशंस थी, क्योंकि थोड़ा पब्लिक के बीच में जो हमारे अलॉटमेंट में थे जो चीज़ें थी, लोगों को पूछना ही करना, वो ऊँची आवाज़ में बात करने की वजह से गले एकदम जाम हो गए थे। तो दोस्तों, आज थोड़ा सा गला हल्का सही हुआ। आज भी मैंने कईयों का फ़ोन नहीं उठाया, क्योंकि तकलीफ़ हो रही, कंठ में तकलीफ़ हो रही है, तो मैंने उठाया नहीं। इसके लिए मैंने बोला छोटा सा वीडियो बना के आपको बता दूं कि भाई मेरी थोड़ा सा प्रॉब्लम है मुझे। इसलिए आप बुरा मत मानिए कि अगर मैं आपका फ़ोन नहीं उठा रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उठाना ही नहीं चाहता हूँ। थोड़ी सी मेरी मजबूरी है, उस मजबूरी को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, और ये 2-4 दिन में ख़त्म हो जाएंगे तो आराम से मैं बात कर सकता हूँ। तो दोस्तों, आज जो भी मैंने कॉल्स उठाए, 2, 5, 10 कॉल्स उठाए, उस कॉल्स पे मोस्टली मुझे एक ही चीज़ पूछा गया कि सर, ये झुप्पड़पट्टी का खरीदी बिक्री का जीआर आया है या नहीं आया, या आएगा कि नहीं आएगा, सरकार इसको लाना चाहती है या नहीं लाना चाहती। मैंने बोला, उसमें एक मैडम भी थी, उनके साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि उन्होंने जो झोपड़ी खरीदी है 2006 वगैरह कुछ बता रही थी, अंदाजन मैं बताऊँ 2006 वगैरह कुछ बताए थे उस समय जब खरीदी थी। तो उसके बाद इलेक्शन 6 महीना पहले बन चुका था। अब झोपड़ी धारक ने अपनी झोपड़ी बेच दी। अब वहाँ पे सब क्लियरेंस हो चुका, बिल्डिंग भी बन गई, 2 साल हो गए अलॉटमेंट होके भी। हालांकि इनके जो घर खरीदे, जो पहली वाली झोपड़ी धारक है, उनके नाम से घर बंद पड़ा है, क्योंकि चाबी लगी है। प्रॉब्लम ये है कि जो सामने वाली झोपड़ी धारक पहले वाली थी, वो कह रही कि भैया मुझे 6 लाख दो तो मैं तुमको अलॉटमेंट लेके तुमको रूम दूँ। ये कहती कि भैया मैं अपना दागिना भागिना सब बेच दूँ तो भी 6 लाख जमा नहीं होंगे। अब ये तकलीफ और ये ब्लैकमेलिंग, भाई ये विश्वासघात हुआ ना, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ कि नहीं। जब आपने पहले घर बेच दिया, आप उनको ये कह सकते हैं कि भैया चलिए मैंने घर बेच दिया था, लेकिन आज थोड़ा तकलीफ आपको है, उस तकलीफ में हम सपोर्ट, जो भी 25-50 हमारा खर्चा होता है, 20-25 हज़ार वो हमको दीजिए, हम आपको अलॉटमेंट लेके देते हैं। इसके बाद भी जब आपको ट्रांसफ़र कराना रहेगा 5 साल के बाद भी, तो हम आपको मदद करेंगे। लेकिन यहाँ पे सीधा जो 2006 में खरीदी की बिक्री हुई होगी, तो मेरे साथ हिसाब से वो रूम 1.5 से 2 लाख 3 लाख में बिका होगा। आज यहाँ पे 5 लाख 6 लाख का डिमांड किया जा रहा है। ऐसे एक नहीं, कईयों हैं। उनके कॉल्स आते हैं, बात होती है, कितने तो रोते हैं कि सर हमारा होगा क्या। लेकिन ये निष्ठुर सरकार ये इंतज़ार कर रही है कि भैया वोट हमें मिले, हम उसके बाद जीआर पास करें या नहीं। मतलब समझ रहे हैं आप, आज जो झोपड़पट्टी की जनता है, जो झोपड़पट्टी धारक है, वो सरकार की कठपुतली है। सरकार उसको घुमा रही है कि भैया नाचो, भैया सो जाओ। अरे सर, 4 महीने हो गए इस चीज़ को पब्लिश किए हुए मीडिया में, पेपर में, कि भैया झोपड़ी खरीदी बिक्री का जीआर का जो भी उच्च स्तरीय बैठक थी, उसमें 100% वो, मतलब 100% नहीं, 110% पास हो चुका है। मतलब जो भी उच्च स्तरीय बैठक में इस चीज़ को हरी झंडी दिखाई गई, पास हो गया है, जल्दी ही जीआर आएगा। उसके बाद ये जो नेताओं ने अपने अपने इलाके में बोर्ड भी लगा दिए, ये भाई देखिए हमने किया, झोपड़ी धारकों को, जो भी झोपड़ी धारक
जो खरीदी बिक्री किए, झोपड़ी खरीदी बिक्री किए, उनके लिए हमने उनको मिलेगा न्याय, उनको मिलेगा न्याय। सर 4 महीने से जीआर नहीं आ रहा है, लोग इंतजार करते करते थक चुके हैं। सरकार को चाहिए था कि भैया इसका जब ऑर्डर्स निकला तो 1 हफ्ते के अंदर जीआर निकाल दिया जाए, ताकि लोगों को उसका बेनिफिट मिले, तो लोग आपके प्रति आकर्षित हो कि भाई नहीं आपने हमारे लिए किया है तो हम आपके सपोर्ट करेंगे। यहाँ सरकार का रवैया ही अलग है। सरकार क्या सोच रही है कि भाई अभी रुको, इलेक्शन आएगा तो हम बोलेंगे, फिर से हम सरकार को चुन के लाएंगे तो फिर हम इसको निकालेंगे इस चीज़ को। अब यहाँ पे 2 मुद्दे इन्होंने पकड़ के रखे हैं सरकार ने। एक झोपड़ी का खरीदी बिक्री का जिया जिसके अंदर लाखों लोग अफेक्टेड हैं, एक है ग्राउंड प्लस 1 झोपड़ी में पहले मंजिले के ऊपर के लोगों की पात्रता। ये 2 झोपड़ी धारकों की जो नस दुखती रह कि पकड़ के रखे, बस उसी पे चिल्लाना, चिल्ला के मतलब बांग दे रहे मुर्गे जैसे कि भैया हो जाएगा, टेंशन मत रखो, हो जाएगा, हम करेंगे हम। लेकिन कब? मैं सरकार के मुखिया एकनाथ शिंदे जी से सब पूछना चाहता हूँ कि सर कब करेंगे? लोगों के बेहाल है, लोग बेघर हो रहे हैं भाई। उन्होंने पैसे खर्चे, ठीक है चलिए वो गलतियाँ किया, उन्होंने गलतियाँ किया, सरकार की नीतियों को नहीं माना, वो इनोसेंट थे, उनको नहीं पता क्या है कानून। लेकिन सरकार जब कानून बनाती है तो उसके अंदर एक नियम और बनाना चाहिए। अगर वो नियम बनाएंगे तो ये चीज़ का पता चलेगा कि वो जो खरीदी बिक्री हुई है उसमें अंदर एग्रीमेंट किसने बनाया, मतलब किस एडवोकेट ने बनाया, किस एडवोकेट ने नोटरी की। वहाँ पे कानून बनाना चाहिए था कि भैया अगर किसी एडवोकेट ने एग्रीमेंट बनाया है या नोटरी किया है तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। समझ रहे कि नहीं? तो ये चीज़ अगर होती थी, अब प्रॉब्लम क्या होता भैया, देखिए वकीलों को मैं नहीं बोल सकता, उनका पैसा है, उनके खिलाफ कोई कानून लगता नहीं, तो भैया आओ हमें क्या करते हैं, तुम खरीदी बिक्री को हम एग्रीमेंट बना के देते, आप जानो, जिसका पैसा डूबता डूबे, जिसका घर डूबता डूबे, हमें लेना देना नहीं है। वो तो सिर्फ प्रोफेशन की सोचेंगे, क्योंकि वो आज पढ़ाई लिखाई करके प्रोफेशन में आए, कोई यहाँ समाज सेवा तो करने नहीं आए। तो ये चीज़ अब सरकार इन पे नकेल कसेगी, तब वो बोले कि भैया नहीं किसका है खरीदी बिक्री, भाई नहीं, अभी तक जीआर नहीं आया, जीआर आएगा तब आना, आपका पैसा फंस जाएगा, मत कीजिए। सोसाइटियों पे एक्शन लेना चाहिए कि भैया सोसाइटियों के अंदर खरीदी बिक्री होती है तो आपने बोर्ड क्यों नहीं लगाया? जब कंसर्ट भरा है उसमें कंसर्ट में लिखा है कि भैया कंसर्ट भरने से ज़्यादा भाड़े भी नहीं दे सकते हो, आप बेच नहीं सकते हो, तो सोसाइटी क्या कर रही थी वहाँ पे? यहाँ तो सबसे बड़ी बात है, सोसाइटी की जो प्रबंधक समिति ने वही एजेंटगिरी का काम कर रही है कि भाई आओ सस्ते मिल जाएगा, ले लो, हम करा के देंगे, हमारे पास पूरा पावर है। अरे भाई सोसाइटी बैठे हैं, हम पास करेंगे ना, हम आपका नाम ट्रांसफ़र करेंगे, हमारे पास अधिकार है। यही चीज़ें लोगों के दिमाग में भरी जाती हैं, यही चीज़ें भरी जाती है दिमाग में, और वहीं पे लोगों के साथ धोखाधड़ी होती है। तो सरकार अधूरा कानून क्यों बनाती है? सिर्फ झोपड़ी धारक के ऊपर क्यों? उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए जो इस एग्रीमेंट को बना रहे हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए जो नोटराइज कर रहे हैं, तब इस चीज़ को मान्यता मिली, नहीं तो अदरवाइज ये बेचारे परेशान होंगे। अब जैसे रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में आप चली जाइए, इस सारे के मैटर में आप रजिस्ट्री करवाने जाइए, वो खुला बोलेंगे भैया कितना साल हो गया, भाई 5 साल हो गया, हाँ ठीक है चलिए। ये तो 5 साल आप मानना चालू किए। मेरे एक एडवोकेट, मेरे एक व्यूअर्स हैं, दर्शक हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो एडवोकेट हैं, उन्होंने एक दिन मुझे फ़ोन किया, प्रदीप जी ये 10 साल से 5 साल का जीआर आया क्या? बोला सर कभी का आ गया, वो तो जमाना हो गया। बोले कॉपी नहीं आई। अरे बोला सर एक्ट जो होता है ना उसके अंदर जीआर नहीं आता है, वहाँ पे नोटिफिकेशन होता है, अधिसूचना होती है कि एक्ट के अंदर अमेंडमेंट किया गया है। जहाँ पे कोई एक्ट नहीं है वहाँ जीआर आता है, वहाँ पे गवर्नमेंट ऑर्डर्स आते हैं। तो सर यहाँ पे सेक्शन 3 का मैटर था, तो सेक्शन 3 को अमेंडमेंट करके नोटिफिकेशन हुआ है। बोले नोटिफिकेशन कॉपी आपके पास है? बोले है सर। बोले सर भेजिए ना जरा, वो अधिकारी मान ही नहीं रहे। बोला सर अभी भेजता हूँ, तुरंत मैंने भेजा।
फिर उन्होंने देखा, बताया, फिर बाद में मुझे फ़ोन किया कि नहीं, दिखाने के बाद अधिकारी ने मान लिया। और ये चीज़ कोई मानने को, तो आप देखिए इशारे के यहाँ पे भी सब बोर्ड लगा दिए गए, खरीदी बिक्री 5 साल। तो ये चीज़ हमारे चैनल पे बताई गई पहले, जब जीआर आया था तब, लेकिन ये चीज़ कोई मान ही नहीं रहा था। भाई जीआर नहीं आया, जीआर नहीं आया, जीआर नहीं आया। भाई जीआर इस चीज़ का नहीं आया था। यहाँ पे जब असेंबली में बातचीत हुई थी कि 3 के अंदर बदलाव होगा, तो यहाँ पे लोगों के दिमाग में कि जीआर आएगा। अरे जीआर किसका आता है? जहाँ कानून नहीं होते वहाँ गवर्नमेंट के ऑर्डर्स आते हैं, उसको जीआर बोलते हैं, उसको जीओ बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर्स या गवर्नमेंट रेजुलेशंस। जीआर मतलब गवर्नमेंट रेजुलेशन। अब यहाँ पे एक्ट है, तो एक्ट के अंदर जीआर कैसे हो? वहाँ पे अधिसूचना, अमेंडमेंट होगा, अमेंडमेंट करके अधिसूचना होती है। तो सेक्शन 3E के क्लॉज में लिख दिया गया है कि जो पहले 10 साल था उसको हटा के अब 5 साल कर दिया गया है। तो क्लियर हो गया। आपको अगर इस चीज़ को देखना है तो आप इस्लाम एक्ट नेट पे जाइए और उसमें लेटेस्ट अमेंडमेंट अंडर सेक्शन 3E में डालिए, आपका आ जाएगा कि भैया 5 साल है। नेट पे तो दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ें गड़बड़ी होती है, लोग समझते नहीं हैं। तो वहाँ पे जो रजिस्टर डिपार्टमेंट तुरंत मना करते, भाई नहीं, हम नहीं करेंगे, क्योंकि अभी इसका टाइम लिमिट ख़त्म नहीं हुआ, लॉक इन पीरियड ख़त्म नहीं हुआ है। ये लॉक इन पीरियड का मसला औरों पे बंधनकारक क्यों नहीं? इसके लिए प्रॉब्लम्स होते। अब देखिए एक बंदा, एक व्यापारी, मतलब एक व्यक्ति है जो गरीब है, उसको भाई कोई झोपड़ा सस्ता मिलता है। अब उसको तो कानून है नहीं, वकील को आके पूछे, हाँ ले लीजिए, कोई टेंशन नहीं, सही है, डॉक्यूमेंट सही है, सब कुछ सही है, देखिए एनेक्स 2 में पात्र भी है। अब वो भाई तो खुश हो गए, अब एग्रीमेंट करवा दिए। भाई एडवोकेट ने जो भी उनकी चार्ज थे वो ले लिए, एडवोकेट ने अपना काम किया। लेकिन अब इनको सामने ये हो गया कि एग्रीमेंट एनेक्स 2 निकल चुका है, झोपड़ी धारक पहले वाले का नाम है, अब आपका क्या? लेने के बाद पछताने लगते हैं। तो भाई ठीक है, सरकार से मैं ये भी बोलता हूँ कि भाई ठीक है, उन्होंने गलतियाँ किया है, तो गलतियों के बदले जो भी अधिभार है उनका ट्रांसफ़र चार्ज लीजिए ना, देने को तैयार है ना हो। लेकिन ये जो ब्लैकमेलिंग चल रही है कि पिछले झोपड़ी धारक बोलते हैं कि भैया मैं हर झोपड़ी धारक की बात नहीं करूँगा, देखिए हाथ की उंगली 5 होती है, सब बराबर नहीं होती, उसमें कुछ ऐसे भी हैं कि भाई मदद करते हैं, वो बोलते नहीं, हमने जब बेच दिया है, हमने वहाँ पे एग्रीमेंट कर दिया, तो भाई नहीं, हम इनको मदद करेंगे, क्योंकि हमारा फर्ज होता है इनको घर मिले। तो ऐसे लोग भी हैं, मैं ये नहीं बोलता सब गलत है, अच्छे भी हैं, बहुत सारे एडवोकेट भी अच्छे हैं जो समझाते हैं कि भाई देखिए ऐसा सब, आप मुझे कुछ प्रॉब्लम है, एग्रीमेंट बना दूंगा, देख कल आपको तकलीफ होगी। ऐसे भी एडवोकेट्स मैंने देखे हैं। तो सबके ऊपर नहीं मैं उंगली उठाऊंगा कि सब वैसे ही है, कुछ लोग हैं। तो यहाँ पे सरकार को क्या करना चाहिए कि भैया ये जीआर निकाल दे। निकालने से क्या होगा, लोगों में सरकार के प्रति हमदर्दी आ जाएगी, सरकार के प्रति खुशी की दौड़, लहर दौड़ेगी, उस सरकार के प्रति वहाँ पे वो आँख बंद करके वोटिंग करेंगे, आँख बंद करके वोटिंग करेंगे। लेकिन सरकार अलग नज़रिए से देख रही है कि भाई अभी रुको, इलेक्शन आने दो, इलेक्शन के पहले हम इस चीज़ का पिटेंगे कि भाई नहीं देखिए अभी ये प्रॉब्लम हो गया था, अपोजिशन ने इसको रोक दिया है, आप हमें फिर से सरकार में लाएंगे, हम फिर पास करेंगे। भाई ये सब चीज़ें बंद कीजिए, सरकार को बंद करना चाहिए। जब आपका उच्च स्तरीय समिति में पास हो चुका है, आपको मेजोरिटी मिल चुकी है, तो अपोजिशन का क्या मतलब वहाँ पे? तो यहाँ पे ये चीज़ गलत हो रही है, सरकार को समझना चाहिए इस चीज़ पे, जल्दी से जल्दी उस जीआर को निकाले। मैं तो बोलता दोनों जीआर निकाले, ये झोपड़पट्टी का भी नहीं है, लेकिन झोपड़पट्टियों में जो वहाँ पे देवेंद्र फडणवीस साहब बोल रहे हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टियों पे, तो सर गलत है। एक को अधिकार दोगे और एक को भगा दोगे, तो भैया एक तो वहाँ पे होगा कि नाजायज़ है, एक नाजायज़ है, तो एक गलत बात है। अगर समानता है तो सबको सेम मिलनी चाहिए, जो कि हमारे संवैधानिक अनुच्छेद क्रमांक 14 के आधार पर दिया गया है कि इक्वलिटी, सरकार के जो भी नियम होंगे उसके तो कोई भी किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाता, वो समान इक्वल होगा, वो जो भी होगा इक्वल होगा, समानता होगी। तो वहाँ भी संविधान का भी उल्लंघन हो रहा है, तो इसके लिए इसके समान लगाया जाए। भाई प्रॉपर्टी ये सारे, मतलब ये सारे, वो प्रॉपर्टी माडा की हो, MMRD हो, किसी की भी हो, वो जो भी झोपड़ी धारक है उनको समान न्याय मिलेगा। एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है समान नागरिक संहिता लाने की,
और यहीं पे सरकार भेदभाव कर रही है कि भैया नहीं, यार प्राइवेट प्रॉपर्टी दे दो, एक बीएमसी वाले को क्यों दे रहे हैं। ये गलत हो रहा है सर। झोपड़ी धारक को बीएमसी और प्राइवेट प्रॉपर्टी से मतलब नहीं है सर, उनको अपने घरों से, अपने आशियाने से मतलब है, अपनी छत से मतलब है। तो ये जो भी चीज़ें आती है, जो भी चीज़ को समझा जाए, उसके अंदर लोगों के हित में ध्यान रखा जाए और इसको जल्दी से जल्दी पास किया जाए। हम हमारे जागो इंडिया जागो चैनल्स के माध्यम से सरकार से निवेदन करते हैं कि इस विषय में ठोस कदम जल्दी से जल्दी निकाला जाए, ताकि उन झोपड़ीधारक भाइयों के साथ उनको न्याय मिल सके, उनको न्याय मिल सके। तो ये चीज़ समझना चाहिए सरकार को भी, और लोगों को अगर खुशी देना है तो इस समय झोपड़पट्टी में यदि ये जो 2 GR अगर इन्होंने निकाल दिया तो भाई सरकार के प्रति एक स्नेह और सम्मान लोगों के अंदर आएगा, और इसको जल्दी से निकालेंगे तो फायदा है। अदरवाइज देखिए पब्लिक है, कब भड़क जाए पता नहीं, तो पता चले कि भैया छोड़ो, तुमसे नहीं होला, आप दूसरी सरकार लाते वही निकालेगी। तो सरकार को इसके प्रति कर्तव्य निष्ठ होना चाहिए और ये जल्दी से जल्दी निकालना चाहिए, ये हम प्रार्थना करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियोस इसी की उस पर थी, छोटी वीडियोस बनाया हूँ क्योंकि अब देख रहे मैं अटक रहा हूँ, मुझे बोलने में थोड़ा तकलीफ हो रही है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं करूँगा। बस मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि जागरूक बनिए और दूसरों को जागरूक बनाइए। बने रहिए जागो इंडिया जागो के साथ में। हमारे चैनल हर विषय पे, इस सारे के विषय पे, जो भी जर हर चीज़ पे आपको क्या उसके नियम है, क्या उसके रूल्स हैं, ये हम आपको समझाएंगे और एक सरल और शब्दों में। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।